पिछली क्लास में हमने चोल प्रशासन है वो स्टार्ट किया। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में जो कावेरी नदी के आसपास का क्षेत्र है वो चोल प्रशासन था और यहाँ पर चोल वंश ने शासन किया। हमने जो शुरुआत देखी, शुरुआत में जो शासक आया, प्रथम जो शासक था इस वंश का, जिसको चोल वंश का संस्थापक कहा जाता है, वो था उर्वक्कहर्रै इलन जेतचेनी। ये प्रथम शासक था जिसने चोल साम्राज्य की स्थापना की। और प्रारंभिक जो चोल साम्राज्य था वो उसकी जानकारी हमें कात्यायन का जो वार्तिक ग्रंथ है उससे, महाभारत, संगम साहित्य और टोलेमी का जो विवरण है उसके द्वारा हमें इसकी जानकारी मिलती है चोल साम्राज्य की या चोल प्रशासन की। चोल साम्राज्य जो प्रारंभ में एक बहुत ही कम विस्तार था इसका। शुरुआत में प्रारंभिक जो साम्राज्य था चोलों का, वो कावेरी नदी घाटी है उसके आसपास और कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तट आदि जो क्षेत्र थे वहाँ चोल साम्राज्य का विस्तार था। चोलों की जो प्रथम राजधानी थी वो थी उत्तरी मलनूर, लेकिन जो प्रथम शासक हुआ उसने राजधानी बदली और यहाँ पर उसने राजधानी उरेयूर को अपनी राजधानी बनाया। उरेयूर है चोलों की प्रथम राजधानी थी। इलन जेतचेनी के बाद में दूसरा जो शासक हुआ चोल प्रशासन का, बंद कर हो गया बंद। हाँ हो गया, नहीं चाहिए यहाँ से होगा बंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने चोल प्रशासन स्टार्ट किया। चोल प्रशासन में कला एवं साहित्य और कुछ प्रमुख चोल शासक हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चोल जो वंश है या चोल साम्राज्य है वो दक्षिण भारत से संबंधित है। दक्षिण भारत का जो कावेरी नदी घाटी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, कोरोमंडल तट है उसके आसपास का, इसके अलावा तिरुचिरापल्ली और तंजौर के आसपास का क्षेत्र है वो चोल साम्राज्य के रूप में जाना जाता था प्रारंभिक काल में। इसके बाद में हम इसकी जो प्रथम राजधानी है शुरुआत में चोल साम्राज्य की वो उत्तरी मंगलोर थी। या चोल जो प्रशासन है, चोल साम्राज्य है, उसके बारे में हमें जानकारी का जो वार्तिक ग्रंथ है उससे मिलती है। इसके अलावा महाभारत है, संगम साहित्य है या जो टोलेमी इतिहासकार है उसके साहित्य से भी हमें चोल शासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रमुख जो शासक थे या जो प्रथम इसकी राजधानी है उत्तरी मंगलोर, इन चोलों का जो राजकीय चिन्ह था वो बाघ था। बाघ इनका राजकीय चिन्ह, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। राजकीय चिन्ह है बाघ। चोल प्रशासन से पहले हमने गुप्त साम्राज्य पढ़ा और गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को ही कहा जाता है। गुप्त काल के बाद में हम दक्षिण भारत का चोल प्रशासन है वो स्टार्ट किया। अब यहाँ पे जो प्रमुख शासक इस चोल वंश में या चोल काल में जो प्रमुख शासक हुए, वो प्रमुख शासक में पहला जो नाम आता है, प्रथम शासक का नाम आता है उर्वक्कहर्रै इलन जेतचेनी। ये प्रथम शासक थे और इनकी जो राजधानी है वो उरेयूर थी। इनका जो समय है वो युद्ध में सुंदर जो रथ है, युद्ध में सुंदर रथों का उपयोग किया इन्होंने, यानी युद्ध में सुंदर रथों के उपयोग के रूप में इनका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इनकी राजधानी उरेयूर प्रमुख रूप से ये बात है। इसके बाद में नाम आता है दूसरे जो शासक थे वो है करिकाल। करिकाल जो चोल शासक है,
चोल शासकों में महत्वपूर्ण शासक करिकाल का महत्वपूर्ण शासक है। और प्रारंभिक इन्होंने जो वल्लरी और उसके आसपास वल्लरी नामक राजा और उसके आसपास के अन्य जो 11 शासक थे उनको इसने पराजित किया। इसकी जो विजय अभियान है 2 चरणों में पूरा होता है। पहले चरण में इसने वल्लरी नामक राजा और अन्य जो 11 शासक थे इन 11 शासकों को इस करिकाल में पराजित किया। इसके अलावा वैरई पंदलई जो क्षेत्र है उसके 9 शासकों को भी करिकाल में ही पराजित करके अपने अधिकार में लिया। इसकी महत्वपूर्ण जो घटना है, इसने पुहारपत्तनम कावेरी नदी के तट पर पुहारपत्तनम या इसी का नाम है कावेरीपट्टनम, वर्तमान में बंदरगाह है। इसकी स्थापना की पुहारपत्तनम नाम के नगर है उसकी स्थापना की करिकाल ने। इसके बाद का युग है जो चोल काल का अंधकार का युग माना गया है करिकाल के बाद। फिर करिकाल के बाद में लगभग 9वीं शताब्दी के मध्य 9वीं शताब्दी के मध्य में एक नए शासक का उदय हुआ और इस नए शासक का नाम है विजयालय ने पुनः चोल शक्ति का पुनरुद्धार किया, चोल शक्ति को पुनः अपने चरम पर पहुंचाया। यहाँ विजयालय तो ये 850 ईस्वी में लगभग 850 ईस्वी में विजयालय ने चोल शक्ति को पुनर्स्थापित किया 9वीं शताब्दी के मध्य। इससे पहले का जो समय है चोल काल का अंधकार का युग माना गया जिसमें अयोग्य शासक हुए और वो अपने साम्राज्य को नहीं बचा सके करिकाल के बाद में। तो इस तरह से विजयालय ने जो शासन किया वो 850 ईस्वी से 875 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो यह है कि इसने विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक विजयालय को कहा जाता है। और इसके अलावा विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर छीन लिया और उरेयूर के स्थान पर पहले राजधानी उरेयूर थी चोलों की, उरेयूर के स्थान पर विजयालय ने अपनी नई राजधानी बनाई तंजौर को। नई राजधानी तंजौर को बनाया इसने। सबसे पहले उत्तरी मंगलूर, उसके बाद में उरेयूर के बाद में जो तीसरी जो राजधानी आ रही है वो चोलों की वो है तंजौर। यानी यहाँ पर तंजौर को जीता गया और पांड्य शासकों से और उसको राजधानी बना लिया विजयालय के द्वारा। इसके पश्चात जो शासक आता है उसका नाम आता है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम भी एक प्रतापी चोल शासक था और इसने साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सबसे पहले इसने पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया। आदित्य प्रथम ने पल्लव नरेश अपराजित को पराजित किया। पल्लव शासक अपराजित को पराजित कर इसने उसकी राजधानी यहाँ पर इसकी राजधानी है मदुरा, पराजित कर मदुरा पर अधिकार। मदुरा राजधानी है अपराजित की, पल्लवों की राजधानी मदुरई है और मदुरई पर अधिकार किया आदित्य प्रथम ने। और यहाँ पर एक उपाधि धारण करता है ये आदित्य प्रथम और वो है मदुरई कोंड उपाधि धारण की आदित्य प्रथम ने।
मदुरई को जीतने के उपलक्ष्य में, अपराजित को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। इसके पश्चात जो शासक या और भी इसने जो प्रदेश थे, इसके पल्लवों के अलावा पांड्यों को पराजित किया। कलिंग के जो अन्य शासक थे, कलिंग पर शासन करने वाले शासकों को इसने पराजित किया। तो आदित्य प्रथम का काल भी महत्वपूर्ण काल माना जाता है चोल साम्राज्य का, जिसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। इसके पश्चात जो शासक हुआ वो है परांतक प्रथम। परांतक प्रथम ने जो शासन किया 907 ईस्वी से 935 ईस्वी तक। परांतक प्रथम ने पांड्य नरेश राज सिंह सेकंड को पराजित किया। परांतक प्रथम ने लौह और रक्त की नीति, लौह व रक्त की नीति का पालन किया, यानी अपने शत्रु को समूल नष्ट करना, पराजित करके मार देना, उसके प्रति दया भाव नहीं रखना, ये नीति परांतक प्रथम ने अपनाई। और इसी के तहत उसने पांड्य नरेश राज सिंह सेकंड को पराजित कर दिया। परांतक प्रथम है तो यहाँ पे आदित्य प्रथम ने पराजित नहीं किया, यहाँ पे भी कर रहा है परांतक प्रथम। पांड्य नरेश राज सिंह सेकंड को, पांड्यों की राजधानी थी ये मदुरई, राज सिंह सेकंड को पराजित किया। राज सिंह सेकंड को पराजित करके इसने मदुरई पर अधिकार किया और इसको अपनी राजधानी बनाया मदुरई को। इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है अरिमौलीवर्मन। इस अरिमौलीवर्मन ने राजराज की उपाधि धारण की, या राजराज नामक जो उपाधि इसने ग्रहण की। राजराज प्रथम के नाम से शासक बना 985 ईस्वी में। इससे पहले भी कुछ अयोग्य शासक हुए जिनका महत्वपूर्ण कार्य नहीं रहा, लेकिन महत्वपूर्ण शासकों की बात करें तो अरिमौलीवर्मन है या राजराज प्रथम है, उसने 985 में सत्ता संभाली और 1014 ईस्वी तक इसने शासन किया। सबसे महत्वपूर्ण जो काल है अरिमौलीवर्मन या राजराज प्रथम का माना गया है। इस राजराज प्रथम ने बहुत से मंदिरों का, कला और साहित्य का भी संरक्षक था राजराज प्रथम, और इसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तंजौर में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर। इसके अलावा बहुत से सिंचाई के लिए इसने तालाबों का निर्माण करवाया, सिंचाई व्यवस्था के लिए। जो इसके समय में जो कानून थे वो कठोर नहीं थे। इसके शासन के शुरू के जो 30 वर्ष है वो महत्वपूर्ण काल चोल शासकों के लिए, चोल साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना गया है राजराज प्रथम का। राजराज प्रथम ने गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र जीत लिया और उस जीतने की खुशी में इसने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की। राजराज प्रथम, यहाँ परांतक प्रथम है अरिमौलीवर्मन का पितामह, इसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की, मदुरई कोंड, और यहाँ पर ये गंगईकोंड चोल ये उपाधि धारण करता है राजराज प्रथम। इसके शासन के जो 30 वर्ष है वो गौरवशाली माने गए हैं चोल शासन के लिए,
और परांतक प्रथम की भांति ये भी इसने भी रक्त और लौह की नीति अपनाई। अपनी पितामह की भांति इसने रक्त व लौह की नीति अपनाई राजराज प्रथम ने। और इसने भारत के राज्यों के अलावा अन्य जो भारत के पड़ोसी राज्य श्रीलंका, मालदीव, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि जो प्रदेश थे वहां तक अपनी विजय पताका फहराई राजराज प्रथम ने। और इसने अपनी विजयों के कारण यहाँ राजराज की उपाधि धारण की इसने राजराज प्रथम ने। चोल सत्ता का पुनरुद्धार इसी के द्वारा किया गया। इसके जो प्रमुख सैनिक अभियान थे, सैनिक अभियानों की हम बात करें तो दक्षिण में पांड्यों, चेर व श्रीलंका के ये तीन जो राजवंश है, पांड्य, चेर और श्रीलंका के जो शासक हैं, इनका त्रिगुट था, तीनों का एक गुट था। और इस गुट को पराजित किया राजराज प्रथम ने। सबसे पहले अलग अलग स्थानों पर इन शासकों को पराजित किया राजराज प्रथम ने। और सबसे पहले इसने उत्तर में जो कलिंग है, उत्तर में कलिंग विजय से शुरुआत की। उसके बाद में उत्तरी श्रीलंका, मालदीव को भी विजित किया। तो यहाँ भारत के साथ साथ अनेक अन्य जो प्रदेश थे उनको भी विजित किया राजराज प्रथम ने। जैसे पांड्यों के अलावा चेर, पांड्य दक्षिण के पांड्य और चेर, इसके अलावा पश्चिम में गंग वंश को पराजित, उत्तर में कलिंग के जो शासक थे उनको पराजित किया। उत्तरी जो प्रदेश थे वहां श्रीलंका और मालदीव को भी विजित किया। चोल विरोधी जो गठबंधन था पांड्यों का, चेर और श्रीलंका के शासकों को, इस पर भी इसने आक्रमण किया और पराजित कर जो राजधानी थी उस राजधानी मदुरई पर अधिकार कर लिया। पांड्यों की राजधानी मदुरई पर भी इसने अधिकार किया। सबसे पहले इसने चेर नरेश, यहाँ जो ये त्रिगुट है राजराज प्रथम के द्वारा पराजित होने वाला, उनमें सबसे पहले चेर शासक भास्कर वर्मन को पराजित किया इसने। सबसे पहले भास्कर वर्मन, चेर शासक भास्कर वर्मन को पराजित किया। यहाँ सबसे पहले त्रिगुट है, त्रिगुट पर आक्रमण कर दिया और यहाँ पर सबसे पहले चेर शासक भास्कर वर्मन को पराजित करता है राजराज प्रथम। उसके बाद में इसने पांड्य शासक अमरभुजन को पराजित कर दिया। ये पांड्य शासक है अमरभुजन को पराजित कर इसकी जो राजधानी थी मदुरई पराजित किया और राजधानी पराजित कर मदुरई पर अधिकार। यहाँ चेरों को पराजित करता है, चेरों के बाद में पांड्यों का नंबर, और उसके बाद में श्रीलंका के शासकों को पराजित किया। श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम, यहाँ का जो शासक था महेंद्र पंचम को पराजित किया और पराजित करके इसकी जो राजधानी थी अनुराधापुरम पर आक्रमण करके उसको नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर त्रिगुट है, त्रिगुट में चेर शासक भास्कर वर्मन को पराजित किया, फिर पांड्य शासक अमरभुजन को पराजित करके मदुरई पर अधिकार किया और श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित करके उसकी राजधानी अनुराधापुरम को भी इसने नष्ट कर दिया। जीते हुए प्रदेशों का इसने जो नाम रखा वो मामुंडी चोल मंडलम, यानी जो भी इसने प्रदेश जीते उन प्रदेशों का नाम इसने मामुंडी चोल मंडलम नाम रखा। राजराज प्रथम
मामुंडी चोल मंडलम, चोल मंडलम, राजराज द्वारा जीते हुए प्रदेश। नाम रखा इन्होंने इनका मामुंडी चोल मंडलम का। और यहाँ पर मामुंडी चोल मंडलम नाम रखा, उपाधि इसने धारण की जगन्नाथ की। और यहाँ पर इनकी राजधानी है, जीते हुए प्रदेश की जो राजधानी इसने बनाई, राजधानी पोलोनरुआ, ये राजधानी रखी इसने यहाँ पर। और इसका नाम भी एक अलग मिलता है, जगन्नाथ मंगलम। इसी को पोलोनरुआ को जगन्नाथ मंगलम भी, जगन्नाथ मंगलम यहाँ उपाधि धारण करता है जगन्नाथ की। मामुंडी चोल मंडलम, जीते हुए प्रदेशों का नाम राजराज के द्वारा रखा गया। और यहाँ इनकी राजधानी इसने पोलोनरुआ बनाई। पोलोनरुआ को जगन्नाथ मंगलम भी कहा जाता है। और यहाँ उपाधि धारण की इसने इन प्रदेशों को जीतने के बाद में, वो उपाधि थी जगन्नाथ की। तो ये राजराज प्रथम, या हम यूं कहे अरिमोलिवर्मन है, उसने सबसे पहले उपाधि धारण की राजराज की। राजराज प्रथम के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ ये अभियान शुरू करता है, अपने विजय अभियान, जो दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व सभी प्रदेशों को ये जीतने का, जो गठबंधन थे इसके विरोधी, उन सबको इसने पराजित कर दिया। श्रीलंका के शासक को पराजित किया। और यहाँ पर जीत करके जो प्रदेश थे जीते हुए, उनको अलग नाम दिया इसने। सबसे पहले चोल काल में इस राजराज प्रथम ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया, भूमि का सर्वेक्षण कराया। और यहाँ स्थानीय प्रशासन है उसको भी इसने प्रोत्साहन दिया। तो चोल प्रशासन है वो स्थानीय प्रशासन, चोल शासन को स्थानीय प्रशासन के प्रोत्साहन देने के रूप में भी जाना जाता है। राजराज प्रथम में धर्म सहिष्णु था, सभी धर्मों को समान महत्व देता था। कला और विद्वानों का संरक्षक माना गया है राजराज प्रथम को। राजराज प्रथम ने नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान की थी श्रीलंका के शासक को। राजराज प्रथम ने तंजौर में, इसी ने, मैंने शुरू में बता दिया था, तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर बनाया इसने। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण इसी ने करवाया। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो शासक आता है वो इसका पुत्र है राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम के बाद में इसका पुत्र शासक बनता है 1014 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम। तो चोल शासन है या चोल साम्राज्य का महत्वपूर्ण काल है, राजराज प्रथम का शासन काल माना गया है। और इसके जो प्रारंभिक 30 वर्ष थे वो गौरवमयी रहे हैं। राजेंद्र प्रथम है अपने पिता के समान योग्य शासक था और इसने भी अपनी पिता की नीतियों का अनुसरण किया। इसके बारे में हमें जो जानकारी है वो तिरुवालंगारू और करंदाई अभिलेखों से इसकी जानकारी मिलती है। राजेंद्र प्रथम के बारे में चालुक्य, पांड्य और चेरों को भी इसने पराजित किया। इसने, इसके पिता ने पांड्य और चेरों को पराजित किया, जबकि इसने चेर, चालुक्य और पांड्यों को पराजित किया। राजेंद्र प्रथम ने लगभग 30 वर्ष इसने शासन किया। इसका जो काल है वो भी महत्वपूर्ण शासन काल माना गया है चोल प्रशासन का। श्रीलंका के शासक जो महेंद्र पंचम है उसको इसने भी पराजित किया। अपने पिता की भांति इसने भी उसको पराजित किया। महेंद्र पंचम को गंगा घाटी की सफलता पर इसने
उत्तरी पूर्वी जो प्रदेश थे उनको जीतने के लिए हस्ती प्रधान सेना का उपयोग किया। उत्तरी पूर्वी जो प्रदेश है उनको जीतने के लिए हस्ती सेना, विशाल हस्ती सेना, हाथियों की सेना है वो काम में ली, उपयोग में ली राजेंद्र प्रथम ने। गंग शासक मधु का मानव को पराजित किया। इसके अलावा पाल शासक महिपाल को पराजित किया। गंगा घाटी, राजेंद्र प्रथम के बारे में, गंगा घाटी को विजित करने के उपलक्ष्य में गंगईकोंड चोल है, इसकी उपाधि धारण की इसने। और कावेरी नदी ये उपाधि धारण कर रहा है राजेंद्र प्रथम। और जो कावेरी नदी है उसके तट पर, कावेरी नदी के तट पर एक गंगईकोंड चोलपुरम नई राजधानी बनाई। सबसे पहले उत्तरी मल्लूर, उसके बाद में उरैर, उरैर के बाद में राजधानी तंजौर, और तंजौर के बाद में अब राजधानी चोलों की राजधानी आ रही है गंगईकोंड चोलपुरम। ये नई राजधानी बना ली राजेंद्र प्रथम ने। इसने एक तालाब बनाया चोलगंगम, बहुत बड़ा सिंचाई के लिए बड़ा सा तालाब बनाया इसने, सिंचाई के लिए विशाल तालाब, और उसका नाम था चोलगंगम नामक तालाब उसने सिंचाई हेतु बनवाया था राजेंद्र प्रथम ने। इसने शैलेंद्र शासक विजयोत्तम वर्मन है उसको पराजित किया। जावा, सुमात्रा, मलाया है आदि जो प्रदेश थे उन पर भी अधिकार कर लिया राजेंद्र प्रथम ने। उसके पश्चात हम बात करते हैं कि ये कला, साहित्य और शिक्षा का संरक्षक था। इसके काल में ही एक बहुत महत्वपूर्ण वैदिक महाविद्यालय है, उसकी स्थापना भी की गई राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। तो राजेंद्र प्रथम है उसने अनेक जो पड़ोसी देश थे चोलों के उनको भी इसने पराजित कर अपने साम्राज्य में शामिल किया। नेक्स्ट जो चोल शासक है उसमें नाम आता है राजाधिराज प्रथम। पहले राजराज प्रथम, उसके बाद में राजेंद्र प्रथम, और अब आता है राजाधिराज प्रथम। राजाधिराज प्रथम ने शासन किया, कम समय में किया, 1044 से 1052 ईस्वी तक। राजाधिराज प्रथम चोलों की राजधानी 4 बार बदल चुकी है। सबसे पहले उत्तरी मल्लूर, फिर उसके बाद में उरैर, उरैर के बाद में तंजौर, तंजौर के बाद में गंगईचोलपुरम इसकी राजधानी बनी। राजाधिराज प्रथम। नेक्स्ट जो शासक का नाम आता है चोल शासक राजाधिराज प्रथम। उन्होंने शासन 1044 से 1052 ईस्वी तक शासन किया राजाधिराज प्रथम ने। और राजाधिराज जो है शासक, चोल शासक, इसकी कोपम के युद्ध में मृत्यु हुई थी। कोपम के युद्ध में युद्ध स्थल पर ही मारा गया। पहला चोल शासक है जो युद्ध स्थल में मारा गया। उपलब्धियों की अगर इसकी बात की जाए
राजाधिराज प्रथम ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित किया। विशेष उपलब्धि यही थी इसकी कि इसने सोमेश्वर को पराजित किया और जो उसकी राजधानी थी पराजित कर कल्याणी पर अधिकार किया। उसकी राजधानी थी कल्याणी, उस पर अधिकार कर लिया राजाधिराज ने। तो विशेष उपलब्धि यही है। और इसने उपाधि धारण की विजय राजेंद्र की। अगर उपाधि की बात करें तो इसकी उपाधि थी विजयी राजेंद्र। ये इसकी उपाधि है राजाधिराज की, जो उसने सोमेश्वर को पराजित करने के उपलक्ष्य में धारण की, कल्याणी का अधिकार कर लिया। इसके बाद इसकी मृत्यु है वो कोपम के युद्ध में हुई। राजाधिराज की मृत्यु है वो कोपम के युद्ध में हुई और युद्ध स्थल पर ये मारा गया। युद्ध स्थल पर मृत्यु होने के कारण अब युद्ध का जो कोपम के युद्ध का जो भार है वो आ गया उसके पुत्र राजेंद्र सेकंड पर। और राजेंद्र सेकंड का राज्याभिषेक युद्ध स्थल में ही हुआ। युद्ध स्थल में मरने वाला पहला शासक राजाधिराज प्रथम और युद्ध स्थल पर राज्याभिषेक करवाने वाला पहला शासक राजेंद्र द्वितीय। तो नेक्स्ट जो शासक है वो राजेंद्र द्वितीय आता है। राजेंद्र द्वितीय का शासनकाल 1052 से 1064 तक रहा। नेक्स्ट शासक है राजेंद्र द्वितीय। से 64 ईस्वी तक युद्ध स्थल पर राज्याभिषेक करवाने वाला पहला शासक था ये, युद्ध क्षेत्र में ही। और इसने कोपम के युद्ध को जीत लिया। जब इसने नेतृत्व संभाला अपनी चोल सेना का तो ये युद्ध में विजयी रहा। तो इसके बाद में हम बात करते हैं वीर राजेंद्र। अगला जो शासक आता है वो है वीर राजेंद्र। विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी इसने। यहाँ वीर राजेंद्र है का जो काल है 1064 से 1070 तक का काल है। वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को पराजित किया कुंडल संगमम के मैदान में। यहाँ ये चालुक्यों को पराजित कर रहा है वीर राजेंद्र। चालुक्यों को कुंडल संगमम के मैदान में पराजित किया। वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को पराजित किया कुंडल संगमम के मैदान में। ये विशेष उपलब्धि थी इसकी। और इनको पराजित करके एक और अच्छा काम किया इसने। तुंगभद्रा चालुक्यों को पराजित कर दिया। कहां पर? कुंडल संगमम के मैदान में। कुंडल संगमम के मैदान में पराजित किया चालुक्यों को। और तुंगभद्रा नदी के तट पर इसने विजय स्तंभ बनवाया था। राजस्थान में अगर बात करें महाराणा कुंभा ने, तो यहाँ पर दक्षिण भारत में विजय स्तंभ इससे वीर राजेंद्र ने बनाया। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ का निर्माण कराया। विक्ट्री ऑफ पावर, विजय स्तंभ का निर्माण। तो दक्षिण भारत में भी विजय स्तंभ है और विजय स्तंभ का निर्माता दक्षिण भारत का वीर राजेंद्र है। और इसने चालुक्यों को पराजित करने के उपलक्ष्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट जो शासक आता है वो है अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र बहुत ही अल्प समय में शासक रहा। अधिराजेंद्र 1070 ईस्वी में। और अल्प समय में ही इसको जन विद्रोह का सामना करना पड़ा। और जन विद्रोह में ही
इसकी हत्या हो गई। यानी जनता के द्वारा जन विद्रोह में मरने वाला पहला शासक अधिराजेंद्र था। युद्ध स्थल में मरने वाला जो शासक है राजाधिराज प्रथम, और युद्ध स्थल में अपना राज्याभिषेक करवाने वाला शासक है राजेंद्र द्वितीय। यहाँ अधिराजेंद्र है, उसको जन विद्रोह का सामना करना पड़ा और जन विद्रोह में ही उसकी हत्या कर दी गई। उसके पश्चात कुलोत्तुंग है राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग के नाम से शासक बना और इस कुलोत्तुंग ये शासक बना और इस शासक को करों का मुक्तिदाता यानी करों को हटाने वाला कुलोत्तुंग को कहा जाता है। और राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम, राजेंद्र तृतीय है और यही कुलोत्तुंग के नाम से जाना, कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से। और इसने सभी प्रकार के करों को, कठोर जो कर थे उनको हटाने का कार्य किया। अंतिम जो शासक आता है वो आता है राजेंद्र तृतीय। चोल अंतिम चोल शासक राजेंद्र तृतीय। अंतिम चोल शासक था राजेंद्र तृतीय, और इसको अपने काल में पांड्यों का विद्रोह झेलना पड़ा। और 1279 इसका जो शासन काल है वो है 1250 से 1279, 1250 से 1279। 1279 में पांड्यों के द्वारा पराजित हुआ ये। और यहाँ पर चोल सत्ता का समापन हो जाता है। चोल काल है उसका अंत हो गया और चोल सत्ता को समाप्त कर दिया पांड्यों ने। तो अंतिम चोल शासक है राजेंद्र तृतीय। प्रथम जो शासक था इलमजेत चेन्नी, जिसके द्वारा जो प्रथम शासक चोलों का था उसके द्वारा साम्राज्य की स्थापना की। और जो संस्थापक है वो हमने देखा, जो चोलों का संस्थापक विजयालय, द्वितीय संस्थापक विजयालय को माना गया। इस तरह से बहुत ही प्रतापी शासक इस काल में हुए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चोल प्रशासन। और चोल प्रशासन के बारे में हमें जो जानकारी है वो कुछ ग्रंथ है उसके माध्यम से हमें मिलती है, कुछ अभिलेख है, तात्कालिक साहित्य है, विदेशी यात्रियों का विवरण है। इनसे हमें चोल प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। चोल शासन काल है वो एक मिश्रण था स्थानीय शासन और केंद्रीय प्रशासन के बीच का जो शासन है। स्थानीय शासन या ग्रामीण शासन है उसका अद्भुत संतुलन केंद्रीय प्रशासन के अलावा जो स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण शासन है उसका अद्भुत संतुलन हमें दिखाई देता है चोल प्रशासन में। तो दक्षिण भारत में स्थानीय स्वशासन की जो शुरुआत है वो चोल शासकों के द्वारा शुरू की गई। चोल शासकों ने बढ़ावा दिया, इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया। चोल शासन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो आता है वो है केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन की हम बात करें तो चोल शासन का स्वरूप है वो राजतंत्रात्मक और वंशानुगत था। राजतंत्रात्मक शब्द आ गया, वहां पे वंशानुगत शब्द भी आ जाता है। तो राजतंत्रात्मक यानी राजा का शासन था, वंशानुगत यानी राजा वंशानुगत ही होता था। तो यहाँ पर चोल शासक जितने भी हुए वो वंशानुगत ही हुए थे। एक राजा के बाद में उसका पुत्र ही राजा बनता था। यहाँ पर चोल शासन है वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। केंद्रीय शासन की बात करें, शासन की धुरी है, शासन का प्रमुख केंद्र राजा ही होता था। प्रशासन की बात करें हम तो पहला जो पार्ट आता है यहाँ पे केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन में कुछ शब्द हमें मिलते हैं देखने को यहाँ पे, और उनमें जो नाम
नाम आता है वो आता है उदम कुटुंब। उदम कुटुंब ये राजा के निजी सहायक होते थे। जो निजी पर्सनल जो असिस्टेंट होते थे, पर्सनल निजी सहायक है, वो उदम कुटुंब कहे जाते थे। और इसके बाद में एक शब्द आता है पैरुंदनम। पैरुंदनम पैरुंदनम पैरुंदम राजा के उच्च स्तरीय अधिकारी है। वर्तमान में आईएएस जैसी सेवा के जो अधिकारी है उस समय पैरुंदनम कहे जाते थे, उच्च स्तरीय अधिकारी। निम्न स्तर के अधिकारी में होते थे तो सिरुतरम है उदम कुटुंब, पैरुंदनम और सिरुतरम। निम्न स्तर के जो अधिकारी होते थे, निम्न स्तरीय अधिकारी, ये सिरुतरम कहे जाते थे। इसके बाद में एक शब्द और आता है ओलेनायकम। जैसे मुख्यमंत्री का मुख्य सचिव या प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव, तो यहाँ भी मुख्य सचिव होता था राजा का और उसको कहा जाता था ओलेनायकम। तो ये प्रमुख जो शब्दावली है इन अधिकारियों से संबंधित वो दी गई है। केंद्रीय प्रशासन इन लोगों की सहायता से, ऐसे अधिकारियों और ऐसे कर्मचारियों की सहायता से राजा निजी सहायकों की सहायता से अपना प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन वह चलाता था। अगला इसी में केंद्रीय प्रशासन में ही हम देखते हैं उच्च सैन्य संगठन। सैन्य संगठन की बात करें तो इनके द्वारा विशाल सेना का गठन किया गया। सैन्य संगठन, चोलों का सैन्य संगठन। सैन्य संगठन 3 भागों में बटा हुआ था। एक तो है पदाति, विशाल सेना थी उनके पास में, विशाल सेना, और नौसेना, व्यवस्थित या सुदृढ़ नौसेना है। भारत में सबसे अच्छी या सुदृढ़ एक मजबूत नौसेना है वो इन चोलों के पास में थी। चोलों के पास में सुदृढ़ नौसेना, जिसके माध्यम से, नौसेना के माध्यम से उन्होंने जो जलीय प्रदेश थे या समुद्र के जो आसपास के प्रदेश थे उन पर विजय प्राप्त की चोल शासकों ने। तो विशाल सेना का गठन किया इन्होंने, जिनमें नौसेना भी शामिल थी। और ये विशाल सेना 3 भागों में बटी हुई थी। पहली है पदाति, दूसरी है अश्वारोही और तीसरी है गजारोही। पैदल सेना, अश्व सेना और हस्ती सेना। जैसे हस्ती सेना के बारे में हमने बात की थी कि हस्ती सेना के माध्यम से चोल शासकों ने अपने पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त की। पहली बार हस्ती सेना का प्रयोग किया इन शासकों के द्वारा। तो अश्वारोही, गजारोही और पदाति 3 प्रकार की विशाल सेना उनके पास थी। और गजारोही जो दल है उसको कुंजीर गजारोही दल, इसको कुंजर मल्लू, कुंजीर मल्लू, ये गजारोही दल का नाम था, कुंजीर मल्लू। अश्वारोही है, इसको अश्वारोही दल इसको कहते थे। अश्वारोही दल है, उसका भी उपनाम दिया गया है रेचेयुगर, ये इसका नाम था। और पदाति एक सेना और है यहाँ पे जो धनुर्धारी दल होता था, जो धनुष से
युद्ध करता था उस दल को बिलीगढ़, यहाँ पे शब्द आ रहा है धनुर्धारी, धनुर्धारी दल, इसका नाम था बिलीगढ़। ये इसका नाम है धनुर्धारी दल। अश्वारोही है उसकी कूदी रथ के बगैर। गजारोही दल का नाम था खंजीर मल्लर। इसके अलावा जो भाले से प्रहार करता था, जो दल भाले से प्रहार या जो सैनिक भाले से प्रहार करने वाले थे उनको सैगुंदर कहा जाता था। सैगुंदर भाले से प्रहार करने वाले, भाले से प्रहार करने वाले, ये जो सैनिक है उनको सैगुंदर कहा जाता था। एक है राजा का जो विशेष आदमी होता था, अंगरक्षक की भी कहते हैं उसको, विशेष अति विश्वसनीय, जो गुप्त जानकारियां राजा को देता था या उस व्यक्ति से गुप्त जानकारियां प्राप्त हो सकती थी, तो उसको वेलेकोर कहा जाता था। वेलेकोर राजा का अति विश्वसनीय अंगरक्षक। राजा का अति विश्वसनीय जो अंगरक्षक है वो वेलेकोर कहा जाता था। नायक है, एक नायक नाम भी आता है। नायक युद्ध क्षेत्र में जो सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करता था उसको नायक कहा जाता था। नायक शब्द भी आता है यहाँ पे, नायक, सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला, सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला ये व्यक्ति है, उसको नायक कहा जाता था। एक आता है महादंडनायक। ये संपूर्ण सेना का जो अध्यक्ष है, या सेनापति कह सकते हैं, संपूर्ण सेना का अध्यक्ष, ये महादंडनायक होता था। तो इस तरह ये शब्दावली इसमें आ रही है। यहाँ हम सेनापति के लिए भी महादंडनायक का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम कि इन चोल शासकों के द्वारा शक्तिशाली नौसेना का गठन भी किया गया और इस शक्तिशाली नौसेना के माध्यम से इन्होंने दक्षिण के जो प्रदेश थे उन प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। राजराज जो प्रथम है वो राजेंद्र प्रथम ने नौसेना द्वारा ही विजय प्राप्त की थी। हमने श्रीलंका के बारे में देखा कि अनुराधापुरम, उसकी जो राजधानी थी श्रीलंका के अनुराधापुरम, उसको नष्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो ये विजय प्राप्त हुई इन शासकों के द्वारा, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम के द्वारा, वो नौसेना एक संगठित नौसेना के माध्यम से इन्होंने विजय प्राप्त की थी। बंगाल की खाड़ी में इन चोल शासकों ने एक झील का निर्माण करवाया और उस झील का नाम चोल झील रखा। बंगाल की खाड़ी में चोल झील का निर्माण, ये महत्वपूर्ण कार्य था चोल शासकों के द्वारा कि इन्होंने एक चोल झील का भी निर्माण करवाया। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आता है चोल प्रशासन में, वो आता है न्याय व्यवस्था। सैन्य संगठन में विशाल सेना 3 भागों में बटी हुई, पदाति, अश्वारोही, गजारोही। और ये जो गजारोही विभिन्न प्रकार के जो कुछ अधिकारी हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। यहाँ पे इन्होंने चोल झील का निर्माण करवाया। सैन्य संगठन में नायक, महादंडनायक आदि जो पद थे वो उनका अध्ययन किया। इसके बाद में आती है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था की हम बात करें तो यहाँ पर राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश था। चोल जो अभिलेख है इससे पता चलता है न्याय व्यवस्था
राजा सर्वोच्च न्यायाधीश, राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। इस बात की जानकारी हमें चोल अभिलेखों से मिलती है। राजा ही सर्वोच्च न्यायाधीश होता था और वो धर्मासन भट्ट है, एक कह सकते हैं कि उच्च विद्वान है, उस विद्वान की सहायता से ही ये न्याय करता था, धर्मासन भट्ट। यहाँ पे राजा की सहायता के लिए है धर्मासन भट्ट, तो धर्मासन भट्ट की सहायता से, धर्मासन भट्ट की सहायता से न्याय कर रहा है राजा, तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी भी राजा ही है। इसके अलावा ग्राम न्यायालय और ग्राम पंचायत है, उनका भी गठन इस काल में हुआ। जातीय पंचायतों का भी विधान था इस काल में। सर्वाधिक जो है यहाँ हम बात करें कि आर्थिक दंड का विधान भी था, आर्थिक दंड और सामाजिक अपमान का विधान था। अगर कोई अपराध करता है तो उस पर या तो आर्थिक जुर्माना लगाया जाता था, इसके अलावा समाज में सबके सामने उसको अपमानित किया जाता था, उससे भी उसकी वसूली हो जाती थी। आर्थिक दंड के रूप में, आर्थिक दंड के रूप में, आर्थिक दंड ये कासू के रूप में लिया जाता था। कासू, कासू कहते हैं सोने का सिक्का, यानी अर्थदंड के रूप में कासू लिया जाता था, और कासू कहते हैं सोने के सिक्के को। तो ये आर्थिक अर्थदंड के रूप में कासू लिया जाता था अपराधी से। इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है राज्य की आय के स्रोत। यहाँ हम राज्य की आय के प्रमुख स्रोतों की बात करें तो उसमें नाम आता है भू राजस्व। तो भू राजस्व है इन चोल शासकों का मुख्य राजस्व का स्रोत था। तो राजस्व के स्रोत या राजकीय स्रोत है, राजस्व के स्रोत है, उनका अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।